बाहर अंधेरा छा चुका था। 10 बज चुके थे, लेकिन मोहन अब तक घर नहीं पहुंचा था। घर में उसकी बीवी परेशान हो रही थी और देखते ही देखते बाहर तेज आंधी तूफान भी बढ़ने लगा था। लेकिन वही चारपाई में बैठा उसका लड़का रघु, उसे कोई फिक्र ही नहीं थी। बेटा रघु, तेरे पिताजी अब तक घर नहीं आए हैं। तू टॉर्च और छाता लेकर जाकर देखना रास्ते में उन्हें कहीं पर, अगर वो हो तो। रघु ने अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने फोन में घुसा रहा और पागलों की तरह हंसने लगा। रघु बेटा, तुझे अपने पापा की कोई फिक्र है या नहीं है? इस बार शारदा ने जोर से कहा। रघु के कानों तक आवाज पहुंची। उसने तुरंत फोन बंद किया। क्या माँ, बोला ना आ जाएंगे। अब इतनी बारिश में उन्हें ढूंढने के लिए मैं कहाँ जाऊं? इंतजार करिए, बस 12 बजे तक आ जाएंगे, कहा ना आपसे। बेटा, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, न जाने तेरे पापा कहाँ हैं। मुझे अंदर ही अंदर घबराहट हो रही है रघु। शारदा बोलने में भी डर रही थी, लेकिन उसके बेटे को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसी में रात जैसे तैसे बीत गई। शारदा की बेचैनी बढ़ती चली गई। हर 15 मिनट बाद वो दरवाजा खोलकर देखती, शायद मोहन लौट आए। शारदा की आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। रात के 2 बजे तक वो बैठी रही। फिर जब आंखें बोझिल होने लगी तो वहीं दरवाजे के पास जमीन पर ही सिर टकराकर सो गई। लेकिन अगली सुबह अचानक से, मौसी, मौसी जल्दी आइए, नदी के किनारे जल्दी आइए। आवाज सुनते ही शारदा की नींद जैसे झटके में टूटी। वो भागी भागी बाहर निकली। क्या देखा तुमने? शारदा ने जोर से पूछा। एक लड़का बोला, वो मौसी, वो नदी में एक लाश बह रही है। चेहरा साफ नहीं दिख रहा, लेकिन। शारदा और रघु भागते हुए नदी के किनारे पहुंचे। वहां पहले से ही गांव वालों की भीड़ जमा थी। भीड़ को चीरते हुए दोनों आगे निकले तो उन्होंने देखा नदी के किनारे एक लाश उल्टी पड़ी थी। चेहरे पर कीचड़ और पत्तियां चिपकी हुई थी। एक ग्रामीण ने धीरे से लाश को पलटा और सब सन्न रह गए। वो मोहन था। शारदा चीख पड़ी, मोहन! शारदा बिलक बिलक कर रोने लगी, क्योंकि रात को तो नदी में बहकर मोहन की मौत हो चुकी थी। इस हादसे ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया था। लेकिन ये पहली बार नहीं था। हर बार बरसात के दिनों में उस नदी के पास किसी न किसी की मौत होती ही रहती थी। इस बार बारी मोहन की थी। गांव वाले कहने लगे, ये पहली बार नहीं है। हर बार जब ये नदी में उफान होती है तो कोई ना कोई इसकी भेंट चढ़ता ही है। इस बार मोहन चला गया। कुछ बुजुर्गों ने तो यहां तक कहा, इस नदी पर कुछ है, कुछ जो हर बारिश में किसी को ले जाता है। और फिर इसी तरह दिन पे दिन बीतने लगे। घर में चूल्हा तक नहीं जला। रघु भी बहुत ज्यादा उदास रहने लगा। शारदा ने कई बार कोशिश की उनसे बात करने की, लेकिन वो बस हाँ माँ ठीक है वहीं तक सिमट कर रह गया। फिर एक सुबह सूरज की हल्की धूप आंगन में उतरने लगी। शारदा रसोई में आई और उसने चाय बनाई। उसी गर्म चाय का कप लेकर वो रघु के पास बैठ गई, जो एकटक दरवाजे की ओर देख रहा था। बेटा, कुछ दिनों से सोच रही हूं तुझसे बात करूं। रघु ने गर्दन घुमाई, नजरें मिलाई, लेकिन कुछ बोला नहीं। शारदा ने गहरी सांस ली। घर अब तुझे चलाना होगा बेटा, अब तेरे पापा नहीं है। देख, खर्चा जिम्मेदारी सब तुझ पर है। मैं जितना कर सकती हूं करूंगी, लेकिन तू भी संभाल बेटा। रघु ने कप उठाया, एक घूंट पिया और फिर धीरे से बोला, पता है माँ, मैं सोचता हूं अगर उस रात में बाहर चला जाता तो शायद पापा बच जाते। शारदा का गला भर आया। उसने रघु का हाथ पकड़ा। जो होना था वो हुआ बेटा, तो खुद को मत कोस। अब जो जिंदा है उन्हें जीना होगा। रघु की आंखें नम हो गई। कुछ पल खामोशी रही। फिर रघु उठ खड़ा हुआ। ठीक है माँ, आज से मैं दुकान पर जाऊंगा। जो पापा संभालते थे अब मैं वही करूंगा। शारदा के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान भी आंखों से आंसू के साथ ही निकली। कुछ दिन बीते। रघु अब गांव की दुकान पर बैठने लगा था। लोग आते जाते, कुछ खामोश रहते, कुछ उसका कंधा थपथपाकर हिम्मत बंधाते, और फिर शाम को लौटकर वो अपने पापा की कुर्सी पर बैठता।
और वही रजिस्टर खोलता। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। रघु अब रोज दुकान पर बैठता, ग्राहकों से धीरे धीरे हंसकर बात करने लगा था। शाम को जब भी दुकान बंद होती, वो उसी पुराने रजिस्टर को खोलकर घंटों बैठा रहता, जैसे उस पन्नों में कुछ ढूंढ रहा हो। शायद अपने पिता की याद, या शायद जिंदगी के अगले पन्ने की शुरुआत। लेकिन रघु की जिंदगी का एक और चेहरा था जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। गांव के पास ही ऊंची जाति रसूखदार परिवार के व्यापारी चरण लाल की हवेली थी। उनकी बेटी आरती सुंदर, पढ़ी लिखी और तेज दिमाग वाली लड़की थी। शहर से पढ़ाई करके गांव लौटी थी। रघु और आरती की पहली बार मुलाकात गांव के पुराने कुएं के पास हुई थी, जहां आरती अपनी स्केच बुक में कुछ बना रही थी और रघु अपनी दुकान के सामान लाने के लिए निकला था। धीरे धीरे दोनों में बातों का सिलसिला शुरू हुआ। कभी मंदिर के पीछे, कभी आम के बाग में, कभी गांव के बाहर तालाब की सीढ़ियों पर वो मिलते रहते, चुपके चुपके, बिना किसी को बताए। आरती की आंखों में सपने थे और रघु की बातों में सच्चाई। आरती को वो सादगी और अपनापन बहुत भाता था जो रघु में था, और रघु भी। उसे पहली बार लगा कि कोई है जो उसे उसके कुल से नहीं, उसके दिल से देखता है। एक दिन शाम का समय था। बारिश की हल्की बूंदें टीन की छत पर गिर रही थी। शारदा रसोई में थी जब रघु घर के दरवाजे पर खड़ा दिखाई दिया आरती के साथ। शारदा हैरान रह गई। माँ, ये आरती है। शारदा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। तू इसे यहाँ क्यों लेकर आया है? रघु ने आरती की ओर देखा और उसका हाथ पकड़कर बोला, माँ, मैं आरती से प्यार करता हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं माँ। कुछ पल के लिए तो वो कुछ भी नहीं बोल पाई। फिर बड़ी मुश्किल से शब्द निकले, तू जानता है ना ये किसकी बेटी है? चरण लाल की। वो इतनी बड़ी जाति के लोग हैं, हमारी हैसियत उनके जितनी नहीं है। रघु ने कहा, माँ, जात पात क्या होती है? प्यार है और हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप इस रिश्ते को अपना आशीर्वाद दें। शारदा की आंखों में डर था। डर समाज का, डर उस आदमी का जो पूरे गांव में अपनी ताकत के लिए जाना जाता था। वो कांपती आवाज में बोली, रघु, ये दुनिया हमारे जैसे लोगों को कभी ऊंची जात वालों के बराबर नहीं देख सकती। तू आग में हाथ डाल रहा है बेटा। रघु की आंखें गुस्से से लाल हो गई। माँ, क्या आप वही सोचती हैं जो दुनिया सोचती है? मैंने तो सोचा था कि आप मुझे समझेंगी, पर आपने भी। शारदा ने चीखते हुए कहा, बात समझने की नहीं है। तुझे मेरी कसम है, इस लड़की से आप कभी भी मत मिलना बेटा। रघु ने एक पल माँ की आंखों में देखा और फिर आरती की ओर देखा जो खामोशी से खड़ी थी, और फिर, ठीक है माँ, सुन लो, या तो ये रिश्ता होगा या फिर मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। शारदा के पैर जैसे जमीन में धंस गए। रघु बाहर निकल गया आरती के साथ। घर की दहली पर शारदा अकेली खड़ी रह गई, भीगी आंखों से, कांपते होठों से। उसके मन में एक ही सवाल चल रहा था, कहीं फिर से कोई अनहोनी ना हो जाए। रघु आरती का हाथ थामे घर से बाहर निकल गया था और शारदा दरवाजे पर निठाल बैठी बस उनके जाते कदमों को देख रही थी। अंधेरे में सिर्फ दिए की टिमटिमाती लौ जल रही थी और उसके साथ शारदा की उम्मीद भी बुझती जा रही थी। लेकिन वो नहीं चाहती थी। जिस बात का डर था अब वही होने वाला था, और बहुत जल्द। कुछ दूर एक परछाई, घर के बाहर से थोड़ी दूर पर गांव की एक औरत धनी, जो शारदा की पड़ोसन थी, पानी भरने के लिए बाहर निकली। वो खामोशी से ये सब कुछ सुन चुकी थी। रघु का अपनी माँ से बहस करना, आरती का नाम और उस रिश्ते की बात। उसने बिना देर किए सीधा चरण लाल की हवेली की ओर रुख किया। चरण लाल जो हवेली के आंगन में हुक्का पी रहा था। धनी ने जाकर उसे सब कुछ बता दिया। क्या बकती है तू? धनी ने जो कुछ सुना था वो सब कुछ बता दिया और फिर कहा, आपका नाम मिट्टी में मिल जाएगा मालिक। गांव की नजरों में अगर ये बात फैल गई तो ठाट बाट सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरी बात पर यकीन नहीं तो खुद ही अपनी बेटी से पूछ लो। उसके बाद वहां सन्नाटा ही नहीं रहा। वहां अब आग सुलग चुकी थी और फिर वही हुआ जिसका डर था। अगली रात कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। शारदा अपने घर की रसोई में काम कर रही थी, लेकिन दिल में बेचैनी थी।
रघु घर नहीं लौटा था और उसका फोन भी बंद आ रहा था। तब सुबह 4 बजे गांव के एक चरवाहे ने जंगल की तरफ जाते हुए एक पेड़ पर कुछ लटका हुआ देखा। वो पास गया और वहीं चीख निकल पड़ी, हे राम, ये तो रघु है। जंगल के उस पेड़ से लटका था रघु, गले में फांसी का फंदा, चेहरे पर चोट के निशान और आंखें अध खुली, जिसके बाद गांव में हड़कंप सा मच गया। लोग दौड़ कर आए। शारदा जब वहां पहुंची तो वो वहीं पर गिर पड़ी, मेरा बेटा, और वो बेहोश हो पड़ी। कोई पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाने गया, कोई नाम नहीं लिया गया, किसी ने चरणलाल का नाम तक जुबान पर नहीं लाया। गांव जानता था उसके सामने आवाज उठाना मौत को बुलावा है। आरती, वो हवेली में कैद कर दी गई थी। उसके कमरे की खिड़की पर मोटा पर्दा डाल दिया गया था, किसी को मिलने भी नहीं दिया गया। और फिर कुछ ही दिनों में उसे शहर भेज दिया गया, जहां से लौटना अब मुमकिन नहीं था। पर शारदा, उसने धीरे धीरे बोलना बंद कर दिया और अपने बेटे की मौत का उसे ऐसा सदमा लगा, वो कुछ समय में पागल हो गई। उसका सब कुछ उजड़ गया। बेचारी हर समय अपने बेटे को आवाज लगाती और गांव में घूमती रहती। इसी बदकिस्मती में शारदा की दुनिया खत्म हो गई।